Hello students of class 10th. Now let's start our new chapter of civics portion. The, the name of the chapter is power sharing, and it is a very important and interesting chapter. चलिए तो पहले बात करते हैं पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। पावर शेयरिंग मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर है ना, पावर को बांटना। पावर शेयरिंग, पावर मतलब ताकत। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पब्लिक है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पब्लिक। हमारा रूल है, हमारा रूल मतलब कि हम वोट की पावर से किसी भी सरकार को बना सकते हैं और चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो पावर शेयरिंग की गई है वो अलग अलग तरीके से की गई है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है। सेंट्रल मतलब कि बिल्कुल टॉप लेवल पे, जैसे कि पीएम चुने जाते हैं। स्टेट हर राज्य के अलग अलग, राजस्थान के अलग, मध्य प्रदेश के अलग, गुजरात के अलग सीएम चुने जाते हैं। और लोकल मतलब कि एक सिटी की है ना, एक जिले की, जैसे कोटा की लोकल गवर्नमेंट अलग होती है, छोटे मोटे काम। तो ये पावर के डिवीज़न होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। पावर को बांटना, डिवीज़न ऑफ पावर। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इंडिया के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ना। आपको दो कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, केस स्टडी समझाई गई है। वन इज़ बेल्जियम एंड द अदर इज श्रीलंका। पहले शुरुआत करते हैं बेल्जियम से, है ना। तो क्या बेल्जियम के बारे में बताया जाएगा आपको, फिर बात आएगी श्रीलंका की। ठीक है, तो बेल्जियम का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। ठीक है, यूरोप की कंट्री है। अब बात हमें जो इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है एथनिक कॉम्पोजिशन। इस वर्ड को आप याद रखें क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये क्वेश्चन पिछले 8-10 सालों में हर साल लगभग एक साल छोड़कर एक साल, यानी कि अगर 10 ईयर्स हम माने स्टडी के, एग्ज़ाम के पिछले 10 साल, तो 5 बार ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आया होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, आपको चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी कि हमें क्या याद तो हो जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है ना। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? एथनिक कॉम्पोजिशन होता है कि किसी भी एथनिसिटी के, यानी किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग कितने परसेंट है और वो कहाँ कहाँ रहते हैं इस देश में, जिस भी देश की वो एथनिक कॉम्पोजिशन आपसे पूछ रहा है। तो मैं लिखता हूँ एथनिक कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कि जिससे वो मिलके बने हैं देश, है ना, ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी रहती है, किस रीजन में रहती है, ये आपको पढ़ना होता है इसमें। तो मैं 3 ब्रांच निकालता हूँ। पहली 59, सेकंड 40 और थर्ड है 1। तो 59, 41 यानी कि बेल्जियम की पॉपुलेशन को बांटा हमने। तो बेल्जियम में 59% लोग डच बोलने वाले रहते हैं, जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, बेल्जियम में 59% लोग डच बोलने वाले रहते हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? बेल्जियम की वलोनिया रीजन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और 1% लोग जर्मन स्पीकिंग है। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। और ये कहाँ रहते हैं? ये पूरे बेल्जियम में फैले हुए हैं, कुछ वलोनिया में भी रहते हैं, कुछ फ्लेमिश में भी। ये पिक्चर आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, बना के रखनी है, क्योंकि लर्न करके रखनी है। 59, 41 है ना। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहेंगे, डच स्पीकिंग, डच लैंग्वेज बोलेंगे। 40 फ्रेंच स्पीकिंग वलोनिया रीजन,
और 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ठीक है। नाउ बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। यहाँ पे कहानी काफ़ी उल्टी है। बेल्जियम में 80% लोग, ठीक है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि बात समझ पा रहे हैं आप? वो कम्युनिटी फ्रेंच, जैसे कि फ्रेंच कम्युनिटी जो पूरे बेल्जियम में तो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मतलब 50% से कम, मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, है ना। कोई चीज़ आधे से कम होती है तो माइनॉरिटी कहलाती है, आधे से ज़्यादा हो जाती है तो मेजॉरिटी कहलाती है। तो 40% आधे से कम ही है ना, 50 से कम है। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पूरे बेल्जियम में तो माइनॉरिटी में है, लेकिन ब्रुसेल्स जो कि क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ मेजॉरिटी में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? एक बार इसको बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए और रफ कॉपी में लिखिए। ठीक है, फेयर में तो आपको नहीं करना है इसको, फेयर में तो हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। मैं आपको वापस समझाता हूँ कि बेल्जियम की पहले तो कैपिटल क्या है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? तो आंसर आएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, ये डबल एस है, BRUSSELS। ब्रुसेल्स में 80-20 में आपने बांटा। ठीक है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ये बात मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी तो है ना। माइनॉरिटी मतलब कम है, लेकिन रिच है, अमीर है और पावरफुल है। बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके पास, है ना। वो पावरफुल है, बड़ी पोस्ट उनके पास है और एक ओहदा रखते हैं अपना, एक अपनी वैल्यू बना के रखी हुई है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ने वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अमीर है, अमीर वर्ग से वो आते हैं, लेकिन है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब मैंने आपको 12 बोला, 50% से कम है, 40% ही। देखिए हमारे देश में क्या होता है ना, जब हम लोगों को बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की, अगर कुछ होता है तो, या बात आती है लड़ाई झगड़े की, तो वो आती है जाति और धर्म के नाम पे। यहाँ आप सोच रहे होंगे जाति धर्म का तो कोई रोल ही नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि बेल्जियम या किसी भी यूरोपियन देश में लगभग सब क्रिश्चियन रहते हैं, तो धर्म के नाम पर वो क्या लड़ेंगे, है ना। कोई रिलीजन के नाम पे तो लड़ाई होने का मतलब ही नहीं बनता ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से लोगों में बंटवारा कर दिया गया कि ये इस भाषा को बोलते हैं, ये इस भाषा को बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ से 60% 70% लोग हिंदी बोलते हैं, उसमें क्या लैंग्वेज बटेंगे, है ना। तो इसीलिए तो जो डिफरेंसेस है ना, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। आप भी मत सोचिए कि ये भाषाओं के आधार पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे कैसे बांटा गया है ना। हो सकता है कि उस पर बांटा जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत वाइड वेरिएशन आ रही है। आपने देखा खासकर फ्रेंच और डच में, चलिए जर्मन तो 1% ही है। तो धीरे धीरे करके ये हो सकता है कि इनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, है ना, जिन्हें हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बेल्जियम उन लड़ाई झगड़ों को रोकेगा, उन्हें अवॉइड करेगा, पूरी ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से बेल्जियम में शांति रहेगी, बेल्जियम एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। ठीक है, एक तरह से एग्ज़ाम्पल पेश करेगा पूरे वर्ल्ड के सामने ही कैसे एक अच्छा देश बना जा सकता है, एक पीसफुल कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री बन के रह सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन में, एथनिक कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस भी आ रहे हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हों, चलिए यहाँ तो भाषा के थे, है ना, वैसे कहीं पर अलग अलग जाति के लोग हों, अलग अलग धर्म के लोग हों, तो कैसे आप उनको, कहते हैं ना, अलग अलग मोती हैं तो, और इन मोतियों को धागे में रखना है ना, वाली चीज़ है। तो कितनी अच्छी तरीके से ये बेल्जियम करेगा, ये आप देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। अभी इम्पॉर्टेंट ये थी कि आपको जो मैंने एथनिक कंपोजिशन पढ़ाई, 59%, 40%, 1% का जो पूरा डाटा पढ़ाया, फिर ब्रूसेल्स की बात बताई, 80-20, है ना। तो फिर बताया फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वैसे तो माइनॉरिटी है लेकिन रिच और पावरफुल है। तो ये जितनी बातें हमने करी, ये आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए क्या है, पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी धीरे धीरे करके आप जब पढ़ेंगे तो, और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, मैंने पहले भी इस बात को बोला, है ना।
तो और अच्छे आपके मार्क्स कवर करता है। अराउंड 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आपको यूँ है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखिए ऐसे में कंपोजिशन बेल्जियम की या अभी श्रीलंका की बात आएगी, उसके बारे में पूछा जा सकता है ना? तो एक-एक चीज़ को ढंग से समझिए और क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन वीडियो देखना और वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए, सो पार्ट नंबर 2 में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।